हम्म, क्या है? हाँ, पता नहीं, देख लेना, पूछेगा नहीं। कहाँ से देखेगा अलेक्जेंडर? सोर्स बताओ पहले। उसको बोल दो दोबारा से चेंज कर ले अपने आप, लैंड स्टिनर एंड विनर। सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते हो, इतना तो देख ही लिया करो ना कि क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है। ये रह गया था कोagulation ऑफ ब्लड। तो देख लेते हैं कोagulation ऑफ ब्लड किस तरह से होता है। एक्चुअली दो तरह से हो सकता है। एक तो आपका जो प्लेटलेट्स है बॉडी में, ठीक है, ब्लड सेल्स में जो प्लेटलेट्स है, वो प्लेटलेट्स एक फैक्टर रिलीज करता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और इंजर्ड टिश्यू भी जो है आपका रिलीज करता है, ठीक है। तो दो एक्चुअली पाथवे हैं, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है आपका इंजर्ड टिश्यू, ठीक है, ये एक्सटेंसिक पाथवे को बनाएगा, इधर की तरफ लिख लो या ऊपर लिख लो, ऊपर लिख दो इसको, ठीक है, एक्सट्रेंसिक। मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपके एग्जाम में आना है, मुझसे ज्यादा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। तो जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ये है, मतलब यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा? इंजर्ड टिश्यू से, इंजर्ड टिश्यू। और ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगा? प्लेटलेट्स से, ठीक है। तो जो इंजर्ड टिश्यू है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, इसको टिश्यू के नाम पे ही बोल देते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये क्या करते हैं? दोनों मिलके, अकेले भी कर सकते हैं और दोनों मिलके भी कर सकते हैं। प्रोथ्रॉम्बिन को किस में चेंज कर देंगे? थ्रोम्बिन। अच्छा, एक मिनट रुकना, मुझे कुछ डाउट हो रहा है, जस्ट एक मिनट। नहीं, कैल्शियम तो रोल प्ले करेगा, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, जस्ट एक मिनट देना मुझे।
कैल्शियम तो आएगा ही उसको एक्टिवेट करने के लिए। मुझे नहीं, दो स्टेप में कैल्शियम हेल्प करता है वो क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग ही तो देख रहा है। कोगुलेशन क्या है? रुक जाओ थोड़ा सा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, मिस हो जाएगा तो सीक्वेंस गड़बड़ होगा, और कुछ नहीं होगा। आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा, मैं इतना भी पढ़ा दूंगा तब भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, जस्ट सीक्वेंस गड़बड़ होगा। अच्छा, आपकी बातें तुरंत स्टार्ट हो जाती हैं, कोई वो नहीं होता है। ठीक है। एक मिनट बचे, इस नीचे वाले को मत लिखना, एक्चुअली इसका सीक्वेंस में चेंज ही कर देता हूँ। ये दोनों जो फैक्टर हैं आपके टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये बेसिकली पहला जो एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम है। तो इसको एक्चुअली मैं सेपरेट करवाना चाहता था, ठीक है, उससे भी काम चल जाता, पर सेपरेट लिख लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। कैल्शियम आयन के हेल्प से ये प्रोथ्रोम्बिनेज को जो है बेसिकली एक्टिवेट कर देते हैं, किसमें? थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेज को किसमें एक्टिवेट कर दिया है? थ्रोम्बोकाइनेज में। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है इसके दो फंक्शन है, थ्रोम्बोकाइनेज के दो फंक्शन है। एक फंक्शन तो आप देख लो, इस तरह से करना, इसके नीचे इस तरह से ले जाना, इस तरह से दो एरो बनाना, मैं ऊपर बना रहा हूं ये, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, ठीक है। या तो मैं पूरा लिख ही देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये आपका थ्रोम्बोकाइनेज, ये थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज का एक तो डायरेक्ट फंक्शन हो जाएगा किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। ये क्या करेगा थ्रोम्बोकाइनेज? कैल्शियम की प्रेजेंस पे। और कैल्शियम को लिख लेना, ये कैल्शियम जो है आपका कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है? 4। क्लॉटिंग फैक्टर ये 4 है आपका, ठीक है। मतलब जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, उसमें से ये कौन सा है? क्लॉटिंग फैक्टर 4। आपको बहुत ज्यादा डीप में मतलब ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर रटने के चक्कर में मत पड़ना, मॉड्यूल वगैरह में दिए रहते हैं, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस हो सकता है ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा कि ये कैल्शियम का जो है कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है, क्योंकि कैल्शियम हर जगह पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ठीक है, ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? एक मिनट, इसको और पीछे लिखो। प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर देगा किसमें? थ्रोम्बिन। एक काम तो ये कर रहा है, ठीक है, थ्रोम्बिन में चेंज कर दिया। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, ठीक है, और वो प्रोटीन है, ठीक है।
एंजाइम भी हालांकि प्रोटीन ही होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो बेसिकली एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ये जान लो। ये आपका थ्रोम्बिन बना। दूसरा क्या है कि ये एंटी हिपैरिन की तरह एक्ट करता है। एंटी हिपैरिन, हिपैरिन क्या करता है? एंटी कोगुलेंट है, तो अगर एंटी हिपैरिन की तरह काम करेगा मतलब उसके फंक्शन को क्या कर देगा? बंद कर देगा। जो हिपैरिन का फंक्शन है उसको स्टॉप कर देगा। अच्छा, अब ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन भी एक्ट करेगी, किसके ऊपर एक्ट करेगी? एक प्रोटीन जो ब्लड में प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजन। उस फाइब्रिनोजन के ऊपर इसका एक्शन होगा और इस किस में कन्वर्ट कर देगी? फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, ये जो फाइब्रिनोजन है ये आपका मोनोमर है। ये क्या है? मोनोमर है और सॉल्युबल स्टेज पे रहता है। मैंने आपको लिखाया था ना कि ब्लड में कोई फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ब्लड में कोई फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, कब तक? जब तक क्लॉटिंग नहीं हो रही। जब क्लॉटिंग होगी तो ये जो फाइब्रिनेजन है, जो मोनोमर है, सॉल्युबल स्टेज पे प्रेजेंट है, ये क्या बना लेगा? ये पॉलीमर बना लेगा। फाइब्रिन क्या है? ये पॉलीमर है, फाइबर है। ठीक है, ये फाइबर। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अगर मैं इंजर्ड टिश्यू की बात करूं, सपोज कर लो ये जो है ना इंजर्ड टिश्यू है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स, बेसिकली ब्लड कहां से निकलेगा? ब्लड वेसल से निकलेगा। ठीक है, वो इंजर्ड हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इस जगह पे क्या होगा? बहुत सारे फाइब्रिन्स जो है इस तरह से अपना नेटवर्क बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से नेटवर्क बना लेंगे और जो ब्लड सेल्स हैं वो आके जाके यहाँ पे क्या हो जाएंगी? ट्रैप हो जाएंगी। और जब इसमें ट्रैप होंगी तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एक क्लोज सिस्टम हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्लोज सिस्टम हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो चीज देख रहे हो इसको आप क्या बोल सकते हो? क्लॉट या ब्लड क्लॉट। इसको आप बोल सकते हो ब्लड क्लॉट। ठीक है, बात समझ में आई कि ये जो फाइब्रिनोजन है ये फाइबर बनाएगा, इस तरह के फाइबर्स बनेंगे। ठीक है, इस तरह के फाइबर्स बन जाएंगे, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स बन जाएगा और यहाँ पे आके क्या ट्रैप हो जाएंगी? ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाएंगी। ठीक है, ब्लड सेल्स जैसे ही ट्रैप हो जाएंगी तो ये पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको आप क्या बोलते हो? क्लॉट, ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखा सकते हो कि ये नेटवर्क ऑफ फाइबर्स है और ये फाइबर्स किसके बने हुए हैं? फाइब्रिन प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो फाइब्रिन है ये बेसिकली पॉलीमर है और कैसा है? इनसॉल्युबल है। पॉलीमर है और इनसॉल्युबल है। अब आपने एक और नाम सुना होगा क्या? जब यहां से यहां चारों तरफ क्या भरा हुआ? ब्लड वेसल्स में ब्लड भरा हुआ है और यहाँ फाइब्रिन प्रोटीन आ गई। फाइब्रिन प्रोटीन इतने छोटे होल हैं कि उसमें ब्लड सेल सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे, बट जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ निकलेगा। लिक्विड कहाँ निकलेगा? बाहर की तरफ। तो जब भी ब्लड क्लॉट होता है कहीं पे, आपको जो है हल्का सा इंजरी होता है तो देखते हो वहां पे येलो कलर का कुछ बाहर सिक्रीट होता है। क्या नाम है उसका? सीरम। हाँ, ठीक है। तो सीरम में अगर मैं पूछूं कि सीरम में क्या क्या प्रेजेंट है, सीरम में क्या क्या प्रेजेंट है बताओ? सीरम क्या है? प्लाज्मा है कि नहीं प्लाज्मा? और प्लाज्मा से क्या गायब हो गया? फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है, तो प्लाज्मा माइनस, जनरली तो आपको फाइब्रिनोजन ही लिखा होगा और अगर फाइब्रिन भी लिखा हो तो आप मान के चलना कि ठीक है। ठीक है, तो सीरम है आपका प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। बट अगर मैं आपको ब्लड के उसमें बोलूं कि ब्लड के रिस्पेक्ट में आप बताओ, ठीक है, तो ब्लड के रिस्पेक्ट में, या इस तरह से मत लिखो, इसी को सीरम को लिख दो, सीरम को ब्लड के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखो, ब्लड माइनस क्या क्या लिख दो मैं? माइनस, मेरे पास स्पेस नहीं है, आगे लिख दूं यहाँ पे फाइब्रिनोजन। तो देख लेना है आपका ये सीरम किस तरह का दिखता है?
हाँ क्लॉटिंग फैक्टर भी एब्सेंट होगा, सही कह रहा है, फाइब्रिनोजन माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो मैं भूल ही गया था। क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे उसको बनाने में लग गए हैं। यहाँ पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा ब्लड सेल्स माइनस फाइब्रिनोजन माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो अब ये जितना था इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, हालांकि थोड़ा बहुत टीचर्स और पढ़ा देते हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह, बट आपको जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। सीरम को ध्यान में रखना, क्या क्या सीरम में होता है, ठीक है, स्पेशली नीचे वाला नहीं, ये ऊपर वाला हर हाल पे याद रखना, ठीक है, कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन एब्सेंट है वहां पे, क्लॉटिंग फैक्टर्स वहां पे एब्सेंट है, इसको भी अगर रट सको तो इसको भी रट लेना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अब हम यहाँ पे जितना चीज पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिख लो आप, कि जो ये क्लॉटिंग फैक्टर है ये रोमन न्यूमरल में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में ये किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन न्यूमरल्स। और एक चीज लिखना चाहो तो लिख दो, प्रेजेंट इन इनएक्टिव स्टेट, इन इनएक्टिव स्टेट। और ज्यादातर जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनको कौन फॉर्म करता है, लीवर। तो यहाँ से जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था पूरा का पूरा, बेसिकली जो फ्लूइड टिश्यू था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वो मैंने सारा फिनिश कर दिया आपके लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधे आते हैं एवोल्यूशन ऑफ हार्ट पे। सर क्लॉटिंग फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, क्लॉटिंग फैक्टर क्या लिखा हुआ? बच्चे लिखा रिप्रेजेंट इन रोमन न्यूमरल्स, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 1 2 3, ये जो 1 2 3 रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और उसके नीचे लिखा हुआ है प्रेजेंट इन इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। प्लाज्मा में किस स्टेट पे प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव स्टेट पे प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्या पढ़ाने जा रहा था मैं, एवोल्यूशन ऑफ, चलो एवोल्यूशन से पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको। जो सर्कुलेशन है बेसिकली, ठीक है, ये सर्कुलेशन मैं पढ़ा चुका हूं एनिमल किंगडम में, मैं दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप पोरीफेरा से चलेंगे, पोरीफेरा, इसके बाद आपका सीलन ट्रेटा, इसके बाद आपका निडेरिया, इन तीनों में जो सर्कुलेशन है, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के लिए कोई ना कोई तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये जो तीनों किंगडम बोल रहा हूँ, फाइलम लिखे हुए हैं तीनों, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंड्रेटा एंड फाइलम निडेरिया, इनमें किसके थ्रू सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स occurs via वाटर करंट, ठीक है। करंट बोल लो, या ये मान के चलो कि उनके बॉडी के अंदर वाटर सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड के फॉर्म में। एक्चुअली बॉडी फ्लूइड नहीं है तो क्या है, वाटर सर्कुलेट करता है। जैसे आप एग्जाम्पल लोगे स्पॉन्जेस का, ये सपोज कर लो आपका साइकन है, ये आपका साइकन है, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें बहुत छोटे छोटे क्या प्रेजेंट हैं, ऑस्टिया प्रेजेंट है। तो ऑस्ट्रिया से एंट्री होती है और इससे निकल जाता स्कूलम से, ठीक है। तो क्या एंटर करता है,
वाटर एंटर करता है। तो जब वाटर एंटर करता है तो उसी के दौरान ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एंटर कर जाते हैं, अंदर की सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो भी उनको चाहिए, ठीक है, और बाकी का जो है बाहर से निकल जाता है। तो इसके अंदर जैसे कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ये आपको सब मैंने पढ़ाया हुआ है कहाँ पे, एनिमल किंगडम। तो ध्यान में रखना सिलेंट्रेट्स में भी वैसे ही है। इसकी जो कैविटी है, कैविटी को क्या बोलते हैं, जो स्पॉन्जोसील बोलते हैं, इसकी कैविटी को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोल दो, ठीक है, या सिलेंट्रॉन बोल दो। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर आप पहुंचोगे, किस में पहुंचोगे आप, निडेरिया के आगे, इकाइनोडर्मेट्स के बाद एक और है, हेमिकॉर्डेटा। और सीधे फिर मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, कॉर्डेटा। चलो तो अब मुझे बताओ कि प्लेटी हेलमिंथीज में कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, किस तरह का है ये? अगर जर्म लेयर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो प्लेटी हेलमिंथीज जो है उसमें कितनी जर्म लेयर प्रेजेंट है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है जर्म लेयर, तो चलो सही बता रहे हो। मुझे बताओ कि इसमें बॉडी कैविटी या सीलोम है या नहीं है, किस किस, ये एसीलोमेट, ये एसीलोमेट है, कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं, ठीक है। इसके हेलमिंथीज में आपके 3 लेयर है, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और साथ में ये कैसा है, स्यूडोसिलोमेट है। तो स्यूडोसिलोमेट में यहाँ पे इनका अपना बॉडी फ्लूइड होगा। बाकी ये तो आप जानते ही हो, ये सारे के सारे कौन से हैं, सिलोमेट, ठीक है। इनमें अपना बॉडी फ्लूइड, इनका अपना बॉडी फ्लूइड है। और ये जो बॉडी फ्लूइड है ये हेल्प करता है किस चीज पे, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बाकी आप समझ लेना, जो मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह है वो भी, मैं 2 ही चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो पोरीफेरा है आपका, सिलेंटेटा है, निडेरिया है, ठीक है, सर्कुलेशन हो रहा है वाटर का। बट एक और चीज है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्या, डिफ्यूजन। ध्यान में रखना डिफ्यूजन भी इन्वॉल्व है, जो एक्सचेंज करने, मतलब डायरेक्ट जब सेल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं अगर, तो 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपके, सिलोमेट की बात हो रही है बच्चे, ठीक है, इसके पहले की बात नहीं हो रही, सिलोमेट की बात हो रही है। तो सिलोमेट में, ठीक है, यहां पे जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे हम, तो आपको 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, पढ़ा चुका हूं वैसे, मैं एक बार बस बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं या तो अब्सेंट है, ब्लड वेसल्स ईदर अब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड, और अगर प्रेजेंट है तो कैसा है, पुअरली डेवलप्ड है, ठीक है। और ये याद रखना कि कैपिलरीज बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कैपिलरीज बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। ब्लड वेसल्स में आपको बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स मिल सकती हो, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन, ठीक है।
और यहाँ पे किस तरह से सिस्टम बनेगा, यहाँ पे किस तरह से सिस्टम बनेगा, सपोज कर लो ये है, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्लड इसके हेड से होते हुए ब्लड वेसल्स निकलेगी और ये सीधे कहाँ पे ओपन हो जाएगी जाके, हीमोसेल पे। इसको और क्या बोलते हैं, साइनसिस, ठीक है। ये क्या है, एक ओपन कैविटी है जिसमें ब्लड टिश्यू डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में, ठीक है। जो टिश्यूज है, बॉडी टिश्यूज है, वो बेसिकली डायरेक्ट कांटेक्ट में, ठीक है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, क्या भरा हुआ है, इसका फ्लूइड भरा हुआ है। मैंने गलत लिख दिया एक चीज, ये फ्लूइड भरा हुआ, उसी फ्लूइड को ही तो क्या बोल रहे हैं शायद, एक मिनट, सॉरी, हाँ, हीमोलिम्फ, जो है हीमोलिम्फ, ठीक है। तो ये फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और इसी में डायरेक्टली जो टिश्यूज है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में है टिश्यू में, ठीक है। मतलब कि क्लोज टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यहाँ पे। एक ये मान सकते हो कि एक टब है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, बॉडी टिश्यूज है, ठीक है, बॉडी टिश्यूज है। तो यहाँ पे जो प्रेशर सिस्टम है, आप अपने बॉडी के अंदर देखोगे तो हार्ट एक प्रेशर पंप करता है, एक पंप जो है ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो वो उस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं है। हार्ट है, पर चूंकि ओपन स्पेस है, इसकी वजह से जो प्रेशर बिल्डअप होता है, वो प्रेशर बहुत अच्छे से बिल्डअप नहीं होता, उतना इफिशियंट ब्लड जो है प्रेशर डेवलप नहीं होता। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स वेल डेवलप है, वेल डेवलप है। और जो बॉडी टिश्यू है या जो सेल्स हैं, सेल्स आर नॉट डायरेक्ट इन विद, जो है सेल्स जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी टिश्यू डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बॉडी टिश्यू आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ बॉडी फ्लूइड या हीमोलिम्फ। और यहाँ पे बॉडी टिश्यू और नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट में यहाँ नहीं। इतना ध्यान में रखना, ये 2 पॉइंट तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स है, पूरा एक सिस्टम है हर एक सेल के पास पहुंचने के लिए, ठीक है। और हाँ बच्चे बोलो, बॉडी टिश्यू आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा ना, कहाँ लिखा, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एक तो बेटा आपका इंटरनेट ठीक का काम नहीं कर रहा, मैं बहुत अच्छे से आपकी आवाज नहीं समझ पा रहा हूँ। दूसरा मैं बता देता हूँ दोबारा से कि जो बॉडी टिश्यूज हैं, दीज बॉडी टिश्यूज आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट, सीधे सीधे कांटेक्ट स्टैब्लिश नहीं करते हैं, बीच में कैपिलरीज आती हैं, कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूजन होता है ब्लड का, ठीक है। और उसके थ्रू बेसिकली जो है क्या कहते हैं, सेल्स के पास पहुंचते हैं। जबकि यहाँ पे डायरेक्टली जो है, यहाँ पे इस तरह से डायरेक्टली सेल्स प्रेजेंट, यहाँ पे डायरेक्टली जो है चारों तरफ से फ्लूइड भरा हुआ है और वहां पे सेल्स जो है कांटेक्ट में है सेल के, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में है। पता नहीं आपका क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आया, अगर समझ गए हो तो अच्छा है। हाँ चलो, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, हालांकि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको एनिमल टिश्यू में पढ़ा रखा था मैंने, ठीक है, एनिमल टिश्यू कह रहा हूँ, एनिमल किंगडम में, ओके, मैंने दोबारा से बता दिया है। अब आते हैं एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट वैसे तो आपके जैसे कॉकरोच में भी है, ठीक है, प्रेजेंट है, बट हार्ट की जब भी बात करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, कॉर्डेट्स, ठीक है।
कॉर्डेट्स में बात कर रहे हैं। तो कॉर्डेट्स में देखो, आपके पास में कॉर्डेट्स में कौन कौन से क्लासेस हैं, बताओगे मुझे? स्पाइसेस हैं, या मैं सीधे सीधे फिशेस लिख देता हूं, ठीक है। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और बर्ड्स, एंड मैमल्स। ये 5 है, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे कि जिस हर्ट की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कॉर्डेट्स में, वो यहां से डेवलप होगा। फिशेस में आपको 2 चैम्बर्ड हर्ट दिखता है, 2 चैम्बर्ड हर्ट, ठीक है। जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस में आपको कितना दिखता है? 3 चैम्बर्ड, ठीक है। रेप्टाइल्स में 3 एंड हाफ चैम्बर्ड, एक्सेप्शन है इनके। और ये जो बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, यहाँ पे आपका 4 चैम्बर्ड, ठीक है। ये सिनेरियो है, इस तरह से डेवलप हुआ है। अब थोड़ा सा देख लो 2 चैम्बर्ड हर्ट, ठीक है। जो फिशेस में आप देखते हो, यहाँ से एवोल्यूशन हुआ स्टार्टिंग में, तो सिर्फ 2 चैम्बर थे। और आपको बहुत अच्छे से पता है हार्ट के जो चैम्बर है उनको क्या बोलते हैं? एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। तो अगर मैं फिशेस का 2 चैम्बर्ड हार्ट की बात करूं, तो ये इसमें पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। जैसे यहाँ पे बना दें हम, इधर से ब्लड आ रहा है, इधर से भी ब्लड आ रहा है, ठीक है। और यहां से ब्लड निकल जा रहा है। जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। यहां से भी जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये आपका क्या है? एट्रिया है। ये क्या है? वेंट्रिकल, ठीक है। यहां से जब ब्लड जा रहा है तो कहां पे जाएगा? गिल्स पे जाएगा। गिल से कहां पे जाएगा? बॉडी टिश्यू पे जाएगा। और बॉडी टिश्यू से फिर वापस से हार्ट पे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि गिल्स में क्या हुआ है? ऑक्सीजनेशन हुआ है ब्लड का। गिल्स किस चीज के लिए प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी पसेज हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है। तो ठीक है, यहाँ पे हार्ट क्या पंप कर रहा है? हार्ट कौन सा ब्लड पंप कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। इसी वजह से 2 चैम्बर्ड हार्ट को क्या बोलते हैं? वेनस हार्ट, वेनस हार्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि देखो यहाँ पे कितने सर्कुलेशन नजर आ रहे हैं? एक सर्कुलेशन नजर आ रहा है। सिर्फ जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है। तो इस वजह से ये है आपका सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। मतलब कि जो 2 चैम्बर्ड हार्ट है वहां पे सिर्फ एक ही सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, सिंगल सर्कुलेशन। अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो वहां पे क्या है? डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है। इसके बाद आप 3 चैम्बर्ड हार्ट पे आओगे। 3 चैम्बर्ड हार्ट, मैं आपको एक काम दूंगा, एक होमवर्क दूंगा। आपके यहाँ फ्रॉग है, मतलब एनसीईआरटी में फ्रॉग है, सिलेबस में नहीं है।
ठीक है, फिर भी कई बार उनका दिमाग खराब होता है, वो पूछ लेते हैं। तो आप जाना वहां पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पार्ट है उसको जाके पढ़ना, ठीक है, उसको जाके पढ़ना। यहाँ पे मैं कुछ चीजें जरूर बता देता हूं। इस तरह से कुछ है, ठीक है। ये उसका राइट एट्रियम है, ये उसका लेफ्ट एट्रियम है। यहाँ पे जो वेंट्रिकल है उसमें कोई डिवीजन नहीं है, वेंट्रिकल एक ही चैम्बर्ड है, राइट और लेफ्ट जो है एट्रियम जो है बेसिकली उसमें दो चैम्बर है, तो इसी वजह से 3 चैम्बर है। एक ये हो गया, दूसरा चैम्बर ये हो गया, ठीक है, तीसरा जो है वेंट्रिकल 3 चैम्बर्ड। कोई सेपरेशन नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है वेंट्रिकल में, ठीक है। यहाँ पे जाके देखना, यहाँ पे उन्होंने कुछ नाम दिए हुए हैं इनके, ठीक है। तो इसको जाके, ये ट्राइगोनल शेप्ड होता है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, ठीक है। ये ट्रायगोनल शेप है, उसको जाके आप मेंशन कर देना कि किसके थ्रू यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ठीक है, किसके थ्रू ब्लड आ रहा है। वो एक स्ट्रक्चर बनाता है ट्रायगोनल शेप, ठीक है। आप देखना उसको, उसको देखना जाके, ये आपका होमवर्क है। बाकी एम्फीबिया की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा इस तरह का हर्ट? फ्रॉग में प्रेजेंट होगा। अच्छा, एक और चीज देख लो इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट में, कि एक तरफ से यहाँ पे कौन सा ब्लड आ रहा है, एक तरफ से इसको मैं अगर सॉरी इधर की तरफ आपका ब्लड कौन सा आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर की तरफ जो ब्लड आ रहा है वो कैसा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे आके दोनों ब्लड क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन किस टाइप का है? वहां पे जैसे एम्फीबियंस के केस में सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट था, यहाँ पे किस टाइप का सर्कुलेशन है बताओ? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से वो दोनों मिक्स्ड ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये नहीं बोला जा सकता है कि राइट साइड से ये ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, या जो है क्या कहते हैं लेफ्ट साइड से ये होता है, या जैसे फिशेस के केस में क्या है कि कंप्लीटली कौन सा ब्लड सर्कुलेट करता है वहां पे? वेनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर यहाँ पे जो सर्कुलेशन हो रहा है, किस तरह के ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है? मिक्स्ड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, मिक्स्ड, ठीक है। मिक्स ब्लड सर्कुलेट करता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका 3 चैम्बर्ड। इसके बाद है आपका 3.5 चैम्बर्ड। 3.5 चैम्बर्ड आपको पता है कहां पे प्रेजेंट है? रेप्टिलियंस में, ठीक है। बट सारे के सारे रेप्टिलियंस में नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। रेप्टिलियंस में कुछ एक्सेप्शन। कौन से एक्सेप्शन है बताओ बच्चे? दिख रहा है आपको रेड कलर से? क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, एलिगेटर्स। तो यहाँ पे मैं बाकी पिक्चर नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये जाके सेप्टा कुछ और डेवलप होगा, ठीक है। सेप्टा कुछ और डेवलप होगा तो सर्कुलेशन क्या होगा? सर्कुलेशन यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ही रहेगा,
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और बेसिकली मिक्स ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा। मिक्स ब्लड आप बाकी पूरा का लिख लेना, ठीक है। तो इसको ब्लड को यहाँ पे मिक्स ब्लड में इस तरह से बोल सकते हैं, आर्टेरियो वेनस ब्लड। या आर्टेरियो वेनस हार्ट भी बोल सकते हो बच्चे उसको, दोनों को, 3 चैम्बर्ड एंड 3.5 चैम्बर। इसके बाद आपका 4 चैम्बर्ड है। 4 चैम्बर्ड हार्ट मैंने पहले ही बता रखा है कि आपके कहाँ कहाँ पे मिलेगा, बर्ड्स में मिलेगा, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स में मिल जाएगा, मैमल्स में मिल जाएगा। 4 चैम्बर में 2 एट्रियम होंगे प्लस 2 वेंट्रिकल होंगे, ठीक है। डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होगा, या इस तरह से लिखो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होगा। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कौन कौन से कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है? एक है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो किधर की तरफ प्रेजेंट होता है बताओ? राइट पार्ट पे, ठीक है। और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है बॉडी को ले जाता है वो किधर की तरफ प्रेजेंट है? लेफ्ट पार्ट। तो कई बार पूछ लेता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में कौन सा सर्कुलेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रेजेंट है आपका। अच्छा, ये 3.5 चैम्बर्ड वैसे इतना डीप में पूछेगा नहीं, पर अगर पूछ भी ले तो अभी आप अंदाजा लगा लेना। अभी मैं आपको जब हार्ट का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कौन सा सेप्टा, सेप्टा जो अंदर से वॉल डिवाइड कर रही है, चैम्बर्स बना रही है, ठीक है, वो इनकम्प्लीट डेवलप। 3.5 चैम्बर्ड अगर पूछा जाए कि कौन सा सेप्टा इनकम्प्लीट डेवलप प्रेजेंट है, जैसे जैसे यहाँ पे हम हार्ट बना दें, ठीक है। तो ये तो पूरा आपका डिवाइड है, ये आपका पूरा डिवाइड है इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा ये जो वेंट्रिकल क्या बोलते हैं इसको, हाँ वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल बेसिकली हाफ सेपरेटेड है। तो ये वाला जो सेप्टा है उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है, आईवी सेप्टम, ठीक है, ये बेसिकली कैसा है? इनकम्प्लीटली डेवलप है, ठीक है, इनकम्प्लीटली डेवलप। तो आगे जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर ही बनवाऊंगा, सारी चीजें यहाँ तो मैंने ऐसे ही बोल दिया है। तो यहाँ से एवोल्यूशन ऑफ हार्ट आपका खत्म हो चुका है। अब सीधे पहुंचते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट पे। या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हेडिंग डाल देते हैं, वो जरूरी। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? अब आपको पता है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कंपोनेंट क्या कौन कौन से होंगे, जिसमें से कुछ कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं। एक पंपिंग मशीन होगी ब्लड पंप करने के लिए, जिसको आप क्या बोलोगे? हार्ट, ठीक है। इसके बाद अगर कोई चीज पंप कर रही है तो आगे
बॉडी फ्लूइड को ले जाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होगा, वो क्या है? वेसल्स। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा जिसको पंप करना है? बॉडी फ्लूइड। ज्यादा लिख दिया। ठीक है, जिसमें से हमने बॉडी फ्लूइड वाला पार्ट क्या कर दिया है? कंप्लीट कर लिया। हमको बॉडी फ्लूइड अब नहीं पढ़ना, हमको दो चीजें पढ़नी है यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट और वेसल्स के बारे में। ठीक है, वेसल्स भी आप देखोगे कि वेसल्स बेसिकली तीन ब्लड वेसल्स हैं। कौन कौन सी? आर्टरी, हाँ वेन ही लिख दो पहले, वेन और कैपिलरीज। ठीक है, तो अब हम पहले आते हैं हार्ट पे, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में जो बात करेंगे हम, ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट बेसिकली आपका कैसा हार्ट? न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है? मतलब किस टिश्यू से बना हुआ है? मायोजेनिक है। ठीक है, मसल्स टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है। न्यूरोजेनिक भी हार्ट होता है, कहाँ पे? कॉकरोच में। कॉकरोच का जो हार्ट है वो कैसा है? न्यूरोजेनिक है। ये जो हार्ट है बेसिकली अपना, ये मायोजेनिक है। ठीक है, मतलब मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। और आपको पता है कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? ऑटो रिदमिक होती हैं, उनमें अपने आप ही इंपल्सेस जनरेट होती हैं। अच्छा, ये हो गया बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है, ह्यूमन हार्ट की ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ और चीजें बताओ हार्ट के बारे में, तो ये आपका जो, अगर आप अपनी मुट्ठी को इस तरह से बांध लो, फिस्ट जो है तो इतना ही सेफ है, इतना ही बड़ा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये इसका जो साइज है बेसिकली वो क्लोज्ड, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्लोज फिस्ट। बाकी बच्चे वेट वगैरह आप देख लेना। ठीक है, लुक कहाँ पे प्रेजेंट है? मुझे बेटा एनसीईआरटी देना, मैं दिखाई देता हूँ, मुझे याद नहीं क्या वो। चलो मैं कुछ लिखा ही नहीं, क्या बात है? लिखा तो था, ये नया वाला एनसीईआरटी है क्या? वेट, अच्छा मॉड्यूल में लिखा हुआ है, हाँ। इलेवन हंड्रेड या 1100 के आसपास है कुछ। ठीक है, नहीं पूछेगा मुझे लग रहा है, लिखना हो तो लिख लो। 1100 ग्राम के आसपास है। फीमेल और मेल का थोड़ा सा वेरिएशन है। ठीक है, जो फीमेल है उनका हार्ट थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, वैसे भी कमजोर दिल की होती हैं लड़कियां, होती हैं कि नहीं? नहीं बोलो, हम बड़े बोल्ड। हार्ट से क्या फर्क पड़ता है, हाँ? चलो, मैं क्या बताने जा रहा था, इसकी लोकेशन बताने जा रहा था। अच्छा, ये क्लोज फिस्ट नहीं है, यहाँ पे क्लेंच्ड फिस्ट लिखा हुआ है, तो क्लेंच्ड लिखना बेटा, क्लेंच्ड फिस्ट। वैसे क्लोज फिस्ट से भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लोकेशन लिखो कहाँ पे सिचुएटेड। ठीक है, तो आपकी इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स, दो लंग्स के बीच में है। ठीक है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स, कहां पे लिखूं? स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स, किधर की तरफ?
ठीक है, तभी बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट में प्रेजेंट है, बट ऐसा है नहीं है, वो मिड में प्रेजेंट। ठीक है, वो थोरेसिक कैविटी या बिटवीन लंग्स प्रेजेंट है, वो बस थोड़ा सा उसका जो एपेक्स पार्ट है, ठीक है, वो थोड़ा सा इधर की तरफ लेफ्ट साइड पे जो है प्रेजेंट है, इस वजह से बोल देते हैं कई बार। चलो, थोड़ा मार्कर फिलिंग की जरूरत है मुझे। कितने बच्चे हैं यहाँ पे ऑनलाइन में? 1 2 3 4 5 6 6 तो मुझे दिख रहे हैं, इसके अलावा भी यहाँ लग रहा है। क्या फोन कर करके बोला गया है क्या? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कुछ, क्योंकि किसी एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था ग्रुप में। अच्छा हाँ, तुमने मैसेज किया था कि नोट्स, याद नहीं रहा मुझे, आज देखता हूँ मैं। चलो, अगर हर्ट को आप बाहर से देखोगे, ठीक है, बाहर से, या इससे पहले एक और चीज बता देता हूँ, नोट डाल लो आप, नोट डाल लो। अगर बाहर से कोई ग्रूव नजर आ रहा है, गड्ढा, ग्रूव मतलब गड्ढा, ठीक है, तो अगर ग्रूव छोटा है तो उसको बोलते हैं सल्कस या सल्साई, आप जो यूज करना चाहो यूज कर लो, ठीक है। और अगर गड्ढा बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? फिजर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो ग्रूव की बात कर रहा हूं, ग्रूव अगर स्मॉल है तो उसको आप बोलते हो सल्कस, और अगर ग्रुप लार्ज है तो उसको बोलते हो आप फिजर। ठीक है, तो ये सल्कस की जरूरत है मुझे असल में, ठीक है, सल्कस की मुझे जरूरत है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ, बच्चे आपस में बात क्या कर रहे हो, क्या हुआ, मुझसे पूछो जो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलता हूं कि अगर आप बाहर से हर्ट को, मॉर्फोलॉजी हर्ट की बाहर से देखोगे, बाहर से मॉर्फोलॉजी बाहर से ही देखोगे, ठीक है, तो आपको हार्ट में कुछ कुछ गड्ढे नजर आएंगे। ठीक है, कैसे? जैसे ये एक बाहर से एक छोटा सा हार्ट बना लेते हैं, यार ये पटेला क्यों बन रहा है? चलो ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो आपको एक चारों तरफ से, ये तो मैं सिर्फ एक ही तरफ दिखा रहा हूं ना, चारों तरफ से, ठीक है, एक सल्कस प्रेजेंट है चारों तरफ से। तो इसको थोड़ा सा, काफी अच्छे से दिखता है, ऐसा नहीं है कि दिखेगा नहीं, प्रॉपर दिखेगा आपको। मतलब बाहर से इसमें इसमें आप ये बोल सकते हैं एक नाली टाइप की बनी हुई है चारों तरफ से, नाली मतलब छोटी वाली रिवर, ठीक है, फ्लो करने के लिए कुछ कुछ, अगर लिक्विड डालोगे तो उसमें चारों तरफ सर्कुलेट करेगा। ठीक है, सही में से निकाल के लिक्विड मत डालने लगना, क्योंकि कुछ लोग है ना यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है। किसने देखा हुआ है हार्ट रियल में? अरे इंसान की बात मैं कहाँ कर रहा हूँ, तुम इंसान के निकालने के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो तुमको मेडिकल कॉलेज की जगह में ना जेल ले जाएंगे। तो यहाँ पे एक सल्कस, एक ग्रुप प्रेजेंट है चारों तरफ से, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और ग्रुप्स भी नजर आएंगे इस तरह, एक मिनट, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो है आपका कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस, ठीक है, और कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड है, इसके अंदर से कोरोनरी आर्टरी पास की हुई, ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका क्या है, राइट एट्रियम है, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, या ऑरिकल बोल लो, बाहर से आप ऑरिकल बोलते हो, अंदर से एट्रिया बोलते हो, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल
सल्कस। और ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सल्कस। तो अगर सल्कस की कोई बात आए तो ये मान के चलना कि सल्कस जो बाहर से दिखने वाला ग्रूव है उसकी बात की जा रही। आपको जस्ट बेसिक जानना है। अगर कॉलेज पहुंच गए एमबीबीएस कॉलेज, ठीक है, मतलब मेडिकल कॉलेज, तो आप खुद ही देख लोगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं तो सिंपल ग्रेजुएशन तो करोगे ही, ऐसे ही पढ़ोगे फिर। तो वैसे ऐसा मत सोचना कि सिंपल ग्रेजुएशन में कोई बुराई, बिल्कुल नहीं। आपका एम बड़ा वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो आगे का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। हाँ, अगर वो क्लियर नहीं है तो फ्यूचर भी क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचना कि जो मेडिकल कॉलेज पहुंच गया उसने बहुत तोप मार दी है, और जो सिंपल ग्रेजुएशन कॉलेज पहुंचा है वो जो है वो बेचारा ऐसे ही है। वो डिपेंड करता है कि आपका गोल कितना आपको क्लियरली विजिबल है, ठीक है। एक पुणे पुणे से एक लड़का था अंसार शेख, पता नहीं कितने लोग जानते हो। ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर, 22 इयर्स की एज में या 21 इयर्स की एज में से, 21 ईयर, ठीक है। उसको मतलब उसको जो है क्या कहते हैं, शुद्ध बेचारे के पास बीए करने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है। ग्रेजुएशन किया उसने, एंड मुझे लग रहा 3rd ईयर के बाद ही शायद उसका निकल गया, ग्रेजुएशन के 3rd ईयर या 1 साल बाद से। तो ये कहना कि आप मेडिकल कॉलेज में, पता है मेडिकल कॉलेज के बाद भी लोग कहाँ पे जा रहे हैं, टीचिंग प्रोफेशन पे आ रहे हैं, उसको छोड़ के क्यों आ रहे हैं? रीजन है कि आप मेडिकल कॉलेज में कुछ कर ही नहीं पाए हो। जब तक अंदर का डॉक्टर जागृत नहीं होगा तब तक मेडिकल की डिग्री लेने से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ना। बहुत जरूरी है कि आप, आपके अंदर इनबिल्ट है कि नहीं। एक न्यूज तो अभी सुनी होगी बायजू रविंद्रन की, आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड को बायजू रविंद्रन ने, बायजूस ने परचेज कर लिया, और बायजू कंपनी 1 लाख करोड़ की कंपनी होने वाली है कुछ दिन में। अभी उसको आई थिंक 4000 समथिंग करोड़ चाहिए। तो बायजू रविंद्रन बेसिकली आईटी में जॉब करता था यूके में, फिर उसने ना उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कैट वालों को। तो आई थिंक कुछ दिन तक कैट में पढ़ाया तो देखा कि जो है क्या कहते हैं, उसने सोचा मुझे खुद देना चाहिए कैट, ठीक है। तो उसने एक बार कैट क्लियर कर लिया, 100% है, टॉप कर गया बेसिकली। वो उसको लगा धोखे से हुआ है, तो उसने नेक्स्ट टाइम फिर से दिया, वो फिर से टॉप कर गया, एंड उसने अपने कंपनी को एनलार्ज किया, और आज के डेट पे इंडिया का, मुझे लगा इंडिया आ गया, मुझे लग रहा है आप ये बोल सकते हो कि वर्ल्ड में मोस्ट जो है टॉप मोस्ट एजुकेशनल सर्विसेज में है वो। 1 लाख करोड़ बहुत होता है, ठीक है। हम्म हम्म। तो उसको उसको जो है IIM अहमदाबाद से कॉल थी, जाहिर सी बात है टॉप किया था तो वहां से कॉल होनी ही थी, और उसने नहीं किया IIM, मतलब MBA नहीं किया उसने। उसने अपना पैशन परस्यू किया आगे की तरफ, और उसने बोला कि मेरा जो टीचिंग है प्रोफेशन जो है वो क्या कहते हैं, मेरा पसंदीदा प्रोफेशन है, ठीक है। मतलब बाई चॉइस, नॉट बाई मजबूरी। हम्म। तो ये तो जो मतलब बाई प्रोफेशन करते हैं, बाई चॉइस करते हैं, बेसिकली ग्रो अप करते हैं बहुत अच्छे से। ये अनअकैडमी वाले को देख लो, अनअकैडमी कौन, रोमन सैनी, वो उसको पहले MBBS किया है कि नहीं किया, पूरा किया MBBS करने के बाद उसने उसको छोड़ दिया एम्स में करने के बाद। फिर इसके बाद उसने IAS क्लियर किया, उसके बाद उसको भी छोड़ दिया, और उसके बाद उसने अपना बिजनेस डाल दिया। तो वही है कि अंदर से जब तक फीलिंग नया है ना डॉक्टर बनने की, कहने का मतलब ये है, पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े कुछ मिलना है नहीं है। तुम सोचो कि नहीं हम ख्वाब देख लें और पढ़े ना, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। इसलिए पढ़ते रहो, और जो अंदर से फीलिंग आए वही मत, वही करना।
ये नहीं कि मेरे पापा क्या कहते हैं, मेरी मम्मी क्या कहती हैं, मैंने ये काम मम्मी के लिए किया है, कोई मतलब नहीं आएगा। बेकार है, सब सब बेकार है। अनटिल अनलेस आपका अपने अंदर का जो मन है ना वो नहीं बोलता, नहीं तो क्लियर कट है। फिर जो है क्या कहते हैं, फिर बाद में वो होगा कि चलो ठीक है प्रोफेशन चेंज करते हैं। और मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारे एमबीबीएस छोड़ के टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं आज के डेट में। उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो रियली चाहते हैं कि टीचिंग करना, और अगर नहीं तो फिर वो उनके अंदर डॉक्टर है ही नहीं। उन्होंने क्लियर तो कर लिया, उनके अंदर कलीबर था, क्लियर तो कर लिया, बट उन्होंने देखा कि अंदर से जो है फील आ ही नहीं रहा डॉक्टर वाला। क्योंकि अभी देखो एमबीबीएस करोगे 5.5 साल, फिर उसके बाद पीजी की सीट बहुत कम है इंडिया में, तो इंडिया में पीजी की और एंट्रेंस निकालने के लिए 2 साल लग जाएगा। फिर आप 3 साल उसमें एमडी एमएस करोगे, मतलब टोटल ड्यूरेशन मैं बता देता हूँ 10 साल के आसपास, ठीक है। और 10 साल का ड्यूरेशन के बाद फिर आप प्रैक्टिस करोगे या गवर्नमेंट कहीं पे ज्वाइन करोगे, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। मतलब एक बहुत लंबा वो है, आसान तो कुछ भी नहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि अकेले फील्ड है, आसान कुछ भी नहीं है, हर जगह पे कंपटीशन है। अब ये है कि आपको मजा किस चीज में आता है। अगर आपको रियली मजा आता है तो वो 10 साल आपको जानने हैं, मतलब दिखाई नहीं देंगे कि किस तरह से निकल गए। और यहाँ से टफ है एमबीबीएस की लाइफ, यहाँ से बहुत टफ है। मतलब ये जो प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रिपरेशन में सोच रहे हो कि अरे बहुत टेंशन है, तो ये टेंशन उसके आगे कुछ भी नहीं। फेल कर देते हैं अच्छे खासे इंटेलिजेंट लड़के को, इमेजिन करो, अच्छे खासे इंटेलिजेंट लड़के को फेल कर देते हैं। क्योंकि सिलेबस किताब इतनी मोटी है, टाइम 2 महीने का मिल रहा है, और इतनी मोटी एक किताब थोड़ी है, वो तो पार्ट है बेसिकली, एक सब्जेक्ट है, आपको इतने सारे पढ़ने हैं। तो जब तक अंदर से नहीं आ रहा है ना चीजें, तब तक बहुत मुश्किल है। चलो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ में हाथ रख के पढ़ना जरूरी है। ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको पढ़ते रहेंगे तो ये बेस है, बेसिक्स है। आपका +2 लेवल पे इतना कुछ है ही नहीं है कि जिसमें हाई लेवल की बात की जाए, बेसिक्स है। ये अच्छे से पढ़ोगे, इसकी अच्छे से इमेजिनेशन होगी तो जहां भी जाओगे अच्छा करोगे। और अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर जानते ही हो। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं आप शायद कुछ देखे भी होंगे। एक आईएएस ऑफिसर है किंजल सिंह, 2007 बैच की आई थिंक। किंजल सिंह 2007 बैच की। एक्चुअली इसकी स्टोरी बड़ी ट्रेजिडिक है, बट उसको उसको जो है ना, उसको साइंस समझ में नहीं आता था, साइंस और उसको मैथ समझ में नहीं आता था। उसने सम हाउ रट्टा मार के, आई थिंक सीबीएसई बोर्ड से 98% समथिंग, पूरा बनारस जोन टॉप किया था उसने। 98% रट्टा मार के, वो उसका खुद का स्टेटमेंट है कि मुझे समझ नहीं है, मैं रट्टा मार के कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसने 12th के बाद से साइंस छोड़ दिया, उसने ग्रेजुएशन किया लॉ से, ठीक है, एलएलबी किया बेसिकली उसने। श्री राम लेडी कॉलेज दिल्ली में है, बहुत अच्छा कॉलेज है, और वहाँ पे वो टॉप किया। और फिर इसके बाद उसने यूपीएससी की प्रिपरेशन की और क्लियर कर गए। मतलब 2 सिस्टर्स थी, किंजल एंड प्रांजल, दोनों एक साथ। वो बड़ी वाली जो सिस्टर थी किंजल, उसका 25th रैंक था यूपीएससी में। और वो जो है, मैं जो उसका बायोग्राफी सुन रहा था, उसमें आई थिंक 12th में या 11th में, 12th के इंटरनल एग्जाम में वो फेल हो गई थी। 12th या 11th के इंटरनल एग्जाम में वो फेल हो गई थी। इसके बाद वो 98% मार्क्स जस्ट रट्टा मार के। पर उसको समझ में आ गया कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ, नहीं फील आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्यों क्यों जो है क्या कहते हैं, उसको कोई आर्ट आर्ट कह देने से ये थोड़ी है कि आर्ट का सब्जेक्ट बुरा हो गया है। यहाँ पे जाके आज वो करना एक एक वो है, वैसे तो खैर वो बड़े इंटेलिजेंट ही रहे होंगे अपने टाइम पे, आज भी वो हैं। ये क्या नाम है, विकास दिव्य कीर्ति, ये दृष्टि फाउंडेशन है आईएएस के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। वो उसके डायरेक्टर हैं और पढ़ाते भी हैं। उनका लेक्चर सुनना यूट्यूब में डाल के, मतलब ऐसे लगता है जैसे मुंह से क्या निकल रहा है, अमृत वाणी निकल रही है पूरी तरह से, बड़ा अच्छा लगता है, इतना प्यार से बोलते हैं वो। तो इवन ये जो खान सर है आपके, सिंपल ग्रेजुएशन है, उनको समझ में आ गया मुझे क्या करना चाहिए। और आज की डेट पे मुझे लग रहा है पूरा नॉर्थ इंडिया तो उनको जानता ही, साउथ का मैं नहीं जानता क्योंकि साउथ में हिंदी शायद है नहीं है,
नॉर्थ इंडिया तो इवन पंजाब से मैंने रिव्यू देखे हैं उनके, मतलब एक्सट्रीम इंडिया उधर चले जाओ नॉर्थ साइड पे, ठीक है। इवन पूरा कश्मीर वगैरह से, वहां से भी कुछ लोग हैं। बंगाल से तो है ही, बंगाल खैर बिहार बंगाल में बहुत दूरी नहीं है, तो मैं इसलिए उसको नहीं वो करना चाहूंगा। बट मतलब आप समझ रहे हो, पूरा नॉर्थ इंडिया कवर कर रहा है। तो ये सारी चीजें, चलो खैर बकवास बहुत हो गई, हमको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। मैं कहाँ पे था? मैं आपको बता रहा था कि इसमें कुछ सल्कस प्रेजेंट है। एक और चीज देखो, ये हर्ट है। मैं तो इसलिए बता रहा था ना आपको ये चीज, कि जो स्ट्रेस लेते हो ना बच्चे, मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। 12th में था मैं, बड़ा पैनिक हुए पड़े हैं कि अरे ये करना है ये करना, अरे क्या करना है, एट द एंड होना वही है, ठीक है। तो आप ना मेहनत करो, स्ट्रेस क्यों ले रहे हो चीजों के लिए? हाँ, ये मत सोच लेना कि बिना स्ट्रेस लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिए। देखो, एक प्रेशर, एक टारगेट रखो, टारगेट को अचीव करने के लिए खूब मेहनत करो, बट स्ट्रेस मत लो। और हो सकता है कि जो जो स्ट्रेस लेने के बाद जो परफॉर्मेंस है ना, और बिना स्ट्रेस लिए जो परफॉर्मेंस मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ 50% अधिक आएगा। मतलब अगर ऐसे तुम जो है 100% परफॉर्म कर रहे हो, तो 150% परफॉर्म करो बिना स्ट्रेस लिए जाओ। बट मेहनत करना पड़ेगा। ये मत सोच लेना कि अरे अब तो टारगेट नहीं है, अब हम सो सकते हैं, पूरी रात भर सो सकते हैं, कुछ नहीं होगा फिर। हाँ, मेहनत करो एंजॉय करके चीजों को, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। इमेजिन, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ना कुछ एग्जाम होते हैं मुझे, तो मुझे जेएनयू का एग्जाम था, और जेएनयू के एक्चुअली अलग सेंटर के लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो 2 एग्जाम एक दिन हो गए थे। बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम एक टाइम पे लाइफ साइंस का एग्जाम, वो 2 एग्जाम मैं दे के आया। तो ट्रेवल काफी करना था मुझे, दिल्ली से गाजियाबाद आना था, और मतलब आते आते रात के 9:30-10 बज गया। खाना खाते खाते 11 बज गया, मैं सो गया। और मैं सोया तो सुबह मैं उठता हूँ करीब करीब 8 बजे के आसपास, 7:30 के आसपास। अब मैं आराम से निश्चिंत हूँ, मेरा एग्जाम है उस दिन और मुझे कुछ याद ही नहीं है। करीब 10 मिनट के बाद जब दिमाग बिल्कुल कुछ आया कि लग रहा है कुछ मिसिंग है, तो मैंने बोला अपने ब्रदर को कि मेरा तो एग्जाम है और अब तो इतना टाइम हो चुका है, और मुझे कम से कम 40-50 किलोमीटर के आसपास ट्रेवल करना है। तो पहले तो लगा यार छोड़ दूं क्या एग्जाम, अब कैसे पहुंच पाऊंगा मैं। फिर भैया बोले नहीं नहीं, एग्जाम तो दे आ जाके चला जा, पहुंचेगा तो पहुंचेगा, नहीं तो वापस तो आना ही है। मैंने कहा ये भी बात सही है। तो मैं चला अपना तैयार व्यार होके 5 मिनट में आगे चल के रास्ते में जा रहा था। मैंने सोचा यार रहने दो, वापस नहीं जाता हूँ। फिर लगा नहीं चलो चलते हैं, गया मैंने बस पकड़ी। जो बस पकड़ी ना, वो आगे चल के उसका टायर पंचर हो गया। फिर मैंने उस बस को छोड़ा, मैं एक दूसरी बस को पकड़ा, वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, पर वहां से भी आगे, चूंकि कैंट एरिया में सेंटर था केवी में, तो अंदर तक वो जाने नहीं देते थे। फिर करीब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले मुझे ऑटो लेना पड़ा, वो ऑटो भी जाके पंचर हो गया। मैंने कहा ये तो अजीब ही हो रहा है, पर ये था कि तब तक मैं रिलैक्स हो चुका था। मैं बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं था मुझे, मैं चलो पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। समहाउ उसने अपना वो चेंज किया, एक एक्स्ट्रा टायर होता है उनके पास में, और मुझको आधे घंटे लेट सेंटर में, वही 20 मिनट शायद 25 मिनट लेट सेंटर में पहुंचाया। ठीक है, क्योंकि आधे घंटे से कम ही था तो मुझे एंट्री दे दी उसने। मैं अंदर गया, फिर मैंने सोचा लेट तो हो ही गए हैं, थोड़ा पानी वानी पी के आराम से बैठते हैं। फिर आराम से बैठा मैं, और पेपर वेपर लिया। जो पेपर 3 घंटे का था, उस पेपर को मैंने, मतलब सारा, ये आधा घंटा लेट भी था, और उधर उसके पहले भी मैंने 20 मिनट पहले पेपर को डन कर दिया, और मैंने हो गया कि चलो हो गया अब नहीं करना, और चला आया। और पता, ऑल इंडिया उसमें आई थिंक 32 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवाया था, उसमें मैं 11th पे था। मैं क्योंकि रिलैक्स था पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से रिलैक्स था, क्योंकि मतलब बस करना है, जो आ रहा है आ रहा, नहीं आ रहा नहीं आ रहा। तो आप जब स्ट्रेस लेते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रेस में आप कंफ्यूज होते हो, और फिर वो कंफ्यूजन आपको ले डूबता है। इसीलिए रिलैक्स रहो, मेहनत करो, मेहनत का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, बट बाकी जो है आपको काम करना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेस छोड़ दो, क्योंकि क्या है पता, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप जिस फील्ड पे अच्छा करोगे, उस फील्ड पे, मैं बता रहा हूँ, आपको लगता होगा कि एमबीबीएस एमबीबीएस सब कुछ है, यहाँ पे आयुर्वेद से किए हुए डॉक्टर्स
जो है ना इतने फेमस हैं, इतना पैसा है उनके पास में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आयुर्वेद से किए हुए। वो क्यों? क्योंकि वो जहां पे कर रहे हैं वहां पे पूरा दिल से लगे हुए हैं, पूरा उनको लगता है बस यही है, यहीं पे मजा आ रहा है, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम? तो ये आकाश का जो फाउंडर है वो जेसी चौधरी, ये क्या थे, हरियाणा के हैं ये दिल्ली में किसी स्कूल में प्रिंसिपल थे। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं हमको कोचिंग एस्टेब्लिश करना चाहिए, और आज की डेट पे जब कोचिंग देख लो कितनी बड़ी कोचिंग है, 73 करोड़ रुपया उसका लगा है पैसा, ठीक है, 100 करोड़, 7,300 करोड़ रुपया, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या थे वो भाई? प्रोफेसर, टीचर थे। तो यही ये जो है, खैर उन लोगों की बात अगर मैं, जैसे करियर पॉइंट कोटा के जो डायरेक्टर हैं प्रमोद महर्षि, वो तो आईटी दिल्ली प्रोडक्ट है। तो बट स्टार्ट उन्होंने भी ऐसे किया, एक छोटे से कमरे से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और इसके बाद कर गए। वो जो बंसल, आज की डेट पे तो बंसल टूट गया, बंसल के जो बेसिकली स्टार्टिंग में बंसल ही फेमस थे आईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए। तो वो एक इंजीनियर थे, वहीं कोटा में एक वो थी फैक्ट्री थी, उसमें इंजीनियर थे। फिर उनको उनको कुछ डिसऑर्डर हुआ बॉडी में, और उनको बोला कि आप नहीं काम कर पाओगे, आपको रिलीज की, उनको रिलीज कर दिया। फिर उन्होंने सोचा क्या करूं, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इंजीनियर तो थे ही वो, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ वो, और देखो बंसल कितना ज्यादा फेमस हुआ। आज की डेट पे कुछ शॉर्ट कमिंग्स हुई, अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाए, इसकी वजह से डूब गया, अदरवाइज बंसल बहुत बड़ा ब्रांड। नहीं बच्चे, चला गया बंसल, टूट गया बंसल। बंसल पिछले साल बंसल के ये हालत थे कि मोशन एकेडमी ने, एनवी सर का नाम सुना होगा, नितिन विजय, वो डायरेक्टर है मोशन के, उन्होंने उसको खरीद लिया, एक्वायर कर लिया था बेसिकली फॉर वही बैच के लिए, ठीक है, पिछले साल के बैच। इस साल तो बंसल है ही नहीं कहीं मार्केट में। इस साल मतलब पिछले से जो पिछले से पिछला साल है उस समय हुआ था, पिछला साल तो पूरा कोरोना में निकल गया, पूरा कोरोना में निकल गया पिछला साल। तो उसमें रेजोनेंस की हालत खराब है। रेजोनेंस भी आज की डेट पे आईटीजेई के लिए बड़ी अच्छी कोचिंग है। एलन ने, चूंकि टीचर्स ही बनाता है कोचिंग को, टीचर्स जितना अच्छा होगा कोचिंग उतना अच्छा होगा, तो एलन ने सारे जो फैकल्टीज हैं बंसल की वो खरीद लिया था। और पता खरीदने का क्राइटेरिया क्या था? बोला था कि आके साइन करो कि मेरे यहाँ आप ज्वाइन कर रहे हो, या तो 3 BHK फ्लैट ले लो या एक BMW गाड़ी ले लो। आप BMW गाड़ी का मतलब है सीधे 35 से 40 लाख रुपए, और वहां के टीचर्स का सैलरी है 1-1 करोड़ रुपए, जो टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके पहले एक एक टीचर होते थे वहीं पे, अमित गुप्ता, अमित गुप्ता MBBS, वो MBBS ही थे, उन्होंने आगे प्रोसीड नहीं किया, बट वो भी एक बिग शॉट इस फील्ड में, बहुत पहले से 20-22 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास में, उन्होंने जी भर के पैसा कमाया है। जो एलन का आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट या कुछ है, बैसनाव करके हैं, बायोलॉजी टीचर थे, उनका भी सैलरी कम से कम 3-4 करोड़ रुपए पर ईयर का। बट यह है कि उनका प्रोफेशन था, स्टार्टिंग में उन्होंने पिकअप किया उस चीज को, और आज की डेट पे खूब पैसा कमा रहे हैं। चलो आते हैं, ज्यादा ही हो गया आज, मैंने बड़ा टाइम लॉस कर दिया। नहीं, तुम लोगों को लगता होगा ना कि यही सब कुछ है जिंदगी हमारी, अगर नहीं हुआ तो हमारा जिंदगी, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, मतलब पागल है। चलो, तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट इसका क्या है? एपेक्स। आपको लगता होगा ये बेस है, बेस नहीं है, ये वाला पार्ट एपेक्स है, और ये वाला पार्ट क्या है? बेस। मतलब बेस की तरफ आपके क्या है? सॉरी, एट्रियम है, और वेंट्रिकल आपका किसकी तरफ है? एपेक्स की तरफ। तो ये भी ध्यान में रखना, ये बेसिकली एपेक्स है जो टिल्टेड है किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ, टिल्टेड एट लेफ्ट साइड। तो इतनी बात, ये बेसिक्स थे कुछ कि किस तरह के एपेक्स कौन सा पार्ट है, बेस कौन सा पार्ट है, सल्कस क्या है, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, कवरिंग ऑफ हर्ट। ठीक है, मतलब अगर इस तरह से हर्ट बना दिया जाए, लिख दो पहले, कवरिंग ऑफ हर्ट। ठीक है, तो ये हर्ट जो है कुछ ज्यादा ही मैंने इसमें बीच में डिप कर दिए। ये जो हर्ट है, ये हर्ट एक बैग लाइक स्ट्रक्चर पे भरा हुआ है। ठीक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कवर्ड विद सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? नोन एज पेरिकार्डियम। ठीक है, नोन एज पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम को तो देख लो, यहाँ पे मैं पेरिकार्डियम का बना देता हूँ। ठीक है, पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ पार्ट बना रहा हूं यहाँ पे। ये डबल वॉल है। ठीक है, डबल लेयर्ड जैकेट है, डबल लेयर्ड जैकेट इस तरह से। ठीक है, तो डबल लेयर्ड जैकेट जो पेरिकार्डियम है आपका, पेरिकार्डियम की बाहर वाली वॉल जो आपको किस रंग से दिखाई दे रही है? आपकी ब्लू कलर से। ठीक है, ब्लू कलर से जो आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं, सॉरी, पेराइटल, पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, और ये जो रेड कलर से आपको नजर आ रही है, दिस इज द विसरल पेरिकार्डियम। अच्छा, पेराइटल पेरिकार्डियम के बाहर की तरफ एक और ब्लैक से मैंने कुछ फाइब्रस लेयर बनाई हुई है। ठीक है, ये फाइब्रस लेयर, इसको बोलते हैं हम फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसको बोलते हैं हम फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है, ये आपके फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है। इसका भी पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? प्रोटेक्शन। जाहिर सी बात है, जहां पे फाइब्रस कवरिंग होगी वो कैसी होगी? वो थोड़ा सी टफ हो जाएगी। ठीक है, टफ स्ट्रक्चर बनाएगी, और टफ स्ट्रक्चर पूरी तरह से कवरिंग का जो है मतलब प्रोटेक्शन के लिए इन्वॉल्व है, प्रोटेक्शन कर रहा है वो बेसिकली। तो पेरिकार्डियम में मैंने बताया आपको कि एक पेरिकार्डियल पेरिकार्डियम है, दूसरा विसरल। बाहर की तरफ ये जो है आउटर है आपका, ये आपका आउटर है, और ये आपका इनर है। विसरल जैसे भी जहां पे नाम आ जाए, इसका मतलब है कि वो किससे है? वो जो मतलब क्या कहते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनके साथ अटैच्ड है, सॉफ्ट ऑर्गन। ठीक है, तो सॉफ्ट, ये हार्ट सॉफ्ट ऑर्गन ही है आपका, उसके साथ में अटैच्ड है ये विसरल पेरिकार्डियम। अच्छा, विसरल पेरिकार्डियम का एक और नाम है, दिस इज नोन एज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम इज आल्सो नोन एज एपी एपिकार्डियम। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये जो विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम है, देखो यहाँ पे मैंने बीच में एक कैविटी बनाई है, यहाँ पे मैंने बीच में एक कैविटी बनाई है, और इस कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, ये जो कैविटी आपको देखने को मिल रही है, इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी, एंड दिस कैविटी इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड। बच्चे टाइम बताओ। पेरिकार्डियल फ्लूइड, बहुत तेजी से टाइम खत्म होता है। अच्छा, ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, इसका दो फंक्शन है, क्या बताओ? एक तो कि ये शॉक से बचाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, और दूसरा
फ्रिक्शन, ये जो दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है उससे भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम। ये आपका जो कवरिंग है जिसको पेरिकार्डियम बोल रहे हो, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिकली डबल लेयर्ड है, उसका डिटेल हो गया, ठीक है। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका हार्ट भरा हुआ है, ठीक है, उसका डिटेल मैंने बता दिया। अब आते हैं हार्ट की वॉल पे, वॉल ऑफ हार्ट पे। तो ये सेपरेट है आपका, ठीक है। अब वॉल ऑफ हार्ट पे आते हैं। जब वॉल ऑफ हार्ट की बात करेंगे तो देखो ये जो विसरल पेरिकार्डियम है उसके साथ ही अटैच्ड है, विसरल पेरिकार्डियम उसके साथ ही अटैच। मतलब कहने का, अगर मैं यहां से इसका एक सेक्शन काट लूं पूरा, ठीक है, इसका एक सेक्शन काट लूं, तो इस सेक्शन में आपको 3 लेयर्स नजर आएंगे, ठीक है। इस सेक्शन में आपको कितनी लेयर्स नजर आएंगी? 3 लेयर्स, ठीक है। 3 लेयर्स आपको नजर आएंगी। कौन कौन सी 3 लेयर्स यहाँ पे नजर आएंगी? सबसे अंदर की तरफ आपको नजर आएगी इंडोकॉर्डियम, ठीक है, ये इनर मोस्ट। उसके बाहर की तरफ एक मस्कुलर लेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हार्ट की, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। और ये मिडिल में है, और आउटर मोस्ट है यही एपिकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एपिकार्डियम, ठीक है, दिस इज आउटर मोस्ट। मैं ये अब वॉल ऑफ हार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, वॉल ऑफ हार्ट की। कवरिंग की बात हमने पहले ही कर लिया है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। वॉल ऑफ हार्ट को कंफ्यूज मत करना पेरिकार्डियम के साथ। तो ये बेसिकली इसको भी मैंने रेड से ही दे दिया, क्या रुको इसको चेंज कर लेते हैं कलर इसका। ये वॉल ऑफ हार्ट में ये वाला सबसे अंदर की तरफ है इंडोकार्डियम, ये वाला जो लेयर है ये है मायोकार्डियम, किस उसका बना हुआ है? मसल का। और ये है आपका एपिकार्डियम। ये तीनों मिलके आपका बना रहा है हार्ट वॉल। अच्छा, ये जो इंडोकार्डियम है वो इसकी जो ओरिजिन है वो आपकी इंडोडर्मिस से, ठीक है, इंडोडर्मल ओरिजिन। बाकी दोनों की ओरिजिन कैसे है? मेजोडर्मल, बट इतना डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं। आप बस ये याद रखना, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। आपके पास स्पेस हो तो यहाँ पे लिख दो कि जो मायोकार्डियम है मेड अप ऑफ कार्डियक मसल
एंड ये थिकेस्ट, जितनी भी लेयर है उसमें से ये थिकेस्ट। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे चैम्बर ऑफ हर्ट की बात करें, ठीक है, हर्ट के अगर आप चैम्बर की बात करो तो आपको पता है कि हर्ट कैसा है, फोर चैम्बर्ड। और ये जो फोर चैम्बर्ड हर्ट है ये किसकी वजह से बने हैं? बाहर से तो आपको क्या नजर आ रहा है? सल्कस ग्रुप जो है उनको आप क्या बोल रहे हो? सल्कस। अंदर की तरफ ये जो चैम्बर्स फॉर्म कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? कोई ना कोई वॉल होगी तभी चैम्बर्स बनेंगे, ठीक है। जैसे आपके ये बना हुआ है पूरा रूम, अगर ये वॉल बीच में नहीं होती तो ये रूम सेपरेट नहीं होता, ये चैम्बर सेपरेट नहीं होता। दैट मीन्स कि कोई वॉल है, ठीक है। उन वॉल्स को बोलते हैं सेप्टा, ठीक है। सिंगुलर आपका सेप्टम हो जाएगा, ठीक है। तो सेप्टा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फिर से एक आपके लिए स्ट्रक्चर बना दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली जो चैम्बर्स हैं उन चैम्बर्स को डिवाइड करने के लिए एक तो इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। ये एट्रिया वाला पोर्शन है, ये वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, ठीक है। हालांकि मैंने ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बना दिया, इसको एक मिनट हटा ही लेता हूँ, इसको और ऊपर से लेते हैं, ठीक है। इस वाले सेप्टम को क्या बोलते हैं? लिख लो यहाँ पे बेसिकली, ये जो सेप्टा है डिवाइड्स, यह है वॉल डिवाइड्स इंटरनली, एक मिनट, डिवाइड्स द हार्ट इंटरनली, लिखो हार्ट इंटरनली, ठीक है। तो एक सेप्टा है जो किसको डिवाइड कर रहा है? एट्रियम को वेंट्रिकल से। और इस सेप्टम को क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं क्या? बच्चे दिख रहा है रेड कलर से? क्लियर नहीं सर। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? नहीं सर। सर आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम फॉर्म हुआ है, इस वजह से इसका क्या नाम है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अच्छा, ये सेप्टम कंटिन्यू नहीं है, देखो बीच बीच में मैंने कुछ छोड़ दिया, ठीक है। ये सेप्टा कंटिन्यू नहीं है, यहाँ पे कुछ कुछ स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो स्पेस है ये बेसिकली गार्डेड है वॉल्व से, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेस बचा है, ठीक है, ये बेसिकली ओपनिंग है बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये जो जहां पे कंटिन्यू नहीं है, मतलब ये जो डिसकंटिन्यूएशन है, ये डिसकंटिन्यूएशन किसकी वजह से है? ओपनिंग की वजह से। किसके बीच में? एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच की जो ओपनिंग है, ठीक है। और ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाई valves, sorry, this opening is guarded by valves, ठीक है। और इन वॉल्स को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, मतलब सेप्टम जैसे है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है वॉल, तो इसीलिए इनके जो वॉल्व है इनको क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व इधर इधर बेसिकली जो ये राइट वाला पार्ट है, इधर ये लेफ्ट वाला पार्ट है। तो जो राइट वाला पार्ट है वहां पे जो वॉल्व है उसमें 3 कस्प प्रेजेंट है, ये देखो 3 दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। यहाँ पे 2 कस्प प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एट्रियोवेंट्रिकुलर सिस्टम। इसी तरह से
एट्रियम को आपस में जो है अलग अलग करने के लिए और वेंट्रिकल को आपस में अलग अलग करने के लिए 2 और सेप्टम प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो सेप्टा है इस वाले सेप्टा को बोलते हैं, चूंकि 2 एट्रियम को आपस में डिवाइड कर रहा है इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। और इसी तरह से यहां पे एक और सेप्टम प्रेजेंट है वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने के लिए, इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो सेप्टा की जो स्टोरी है वो आपको समझ में आ गई। और जो 4 चैम्बर्स फॉर्म हुए हैं वो किसकी वजह से फॉर्म हुए हैं, इन सेप्टा फॉर्मेशन की वजह से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको इंटरएट्रियल सेप्टम, जो 2 एट्रियम के बीच में है, 2 वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये जो है ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका मतलब ये लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी तरह से ये लेफ्ट एट्रियम, इधर की तरफ आपका राइट एट्रियम। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, उसके बाद बंद कर देता हूं। ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम, एक्चुअली जब फीटस डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसके दौरान इनकी आपस में कनेक्शन होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इंटरकनेक्टेड वाली जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ठीक है, फोरामेन ओवेल। ये जब बर्थ हो रहा होता है तो उस समय क्या हो जाता है, फिलअप हो जाता है, पर फिर भी इस जगह पे एक डिप्रेशन रह जाता है। 1 मिनट, ये डिप्रेशन तभी दिखेगा जब इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, बोल्ड कर दूं। और तो यहाँ पे एक डिप्रेशन जो है प्रेजेंट है, इस डिप्रेशन को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, फोसा ओवेलिस। ठीक है, ये जो डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है फोसा ओवेलिस। डिप्रेशन ऑफ फोरामेन ओवेल। बेसिकली फीटस डेवलपमेंट के दौरान जो ओपनिंग है बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम वो फिलअप हो जाती है आफ्टर बर्थ। ठीक है, उसी को बोलते हैं फोसा ओवेलिस। और अगर ये फिलअप नहीं हुआ तो क्या होगा, दोनों ब्लड मिक्स करेंगे और इफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी बॉडी टिश्यू को, ये हार्ट जो है इनएफिशिएंट हो जाएगा और इसी वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। मतलब 7 to 8 years 9 years तक अगर ये वो नहीं हुआ, ये क्लोज नहीं हुआ तो डेथ हो जाती है। ये इसका ऑपरेशन भी होता है, बट कई बार बोलते हैं कि बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि नेचुरल चीज तो नेचुरल ही रहेगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत आगे बढ़ा दिया मैंने।